हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी में क्या 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 पढ़ चुके थे हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और आज का हमारा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। टॉपिक आज का क्या है, देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी, इसमें solubility of solid into liquid, ये हम पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट हमारे सिलेबस में क्या है, दूसरा वो है solubility of गैस इनटू लिक्विड। ये दूसरा, ये आपका पहला था, हम इसको पढ़ चुके थे, इसको आज हमें पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड आज हमें पढ़ना है। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं अपनी। हेडिंग देखिए हमें आज क्या पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। देखिए यहाँ पर जो गैस है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है, और जो लिक्विड है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब जो गैस है वो किस में रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा, और लिक्विड जो है वो आपका किस में रहेगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा। अब देखिए बात हो रही है गैस की। गैस को हम जानते हैं कि जो गैस होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलों के बीच लगने वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, IMF, क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये आपका क्या होता है, जीरो होता है। मतलब नेगलेक्ट करके चलते हैं हम। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। किसमें, गैस के केस में। अब देखिए सॉल्युबिलिटी देखनी है हमें, तो ये हमारा कोई पॉट है, इसमें हम क्या भरे हुए हैं, पानी, वाटर मान लीजिए। लिक्विड के फॉर्म में हम क्या ले लिए, वाटर ले लिए। हम इसमें क्या भर दिए, वाटर ले लिए। बट अब देखिए जब इसके बीच ये जो गैस है, इनके मॉलिक्यूलों के बीच लगने वाला जो IMF है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जीरो है, तो इसमें रहेगा कैसे, रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जब अट्रैक्शन फोर्स जीरो है तो आप जानते हैं गैस जो है वो हमेशा इधर उधर भागती रहती है। तो ये तो पानी है, इसमें हम गैस को डाल दिए, मान लीजिए ये गैस को डाल दिए। अब ये गैस क्या करेगी, निकल के भाग जाएगी, क्योंकि गैस है ना, गैस का काम ही यही होता है कि इधर उधर हमेशा भागती रहती है, भाग दौड़ में मची रहती है इसके बीच। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है वो जीरो होता है। इनके मॉलिक्यूल ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जो आपका गैस है उसका जो आपका ये आपका क्या है इसमें, अभी इस सॉल्यूशन में मान लीजिए सॉल्यूशन हम जो बना रखे हैं, एक कोई सॉल्यूशन बना लिए गैस और पानी को मिला करके, तो जो आपका H2O और O2, मान लीजिए ऑक्सीजन हम क्या ले लिए, एक गैस ले लिए, H2O और O2, इनके भी लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब
सॉल्युबल होगा ही नहीं। इसका मतलब जो गैस है वो आपका क्या, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा इस हिसाब से, क्योंकि गैस जो है उसका खुद के मॉलिक्यूलों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी जीरो होता है। किसी अदर अगर कोई लिक्विड ले लिए हैं तो उसके भी मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके साथ लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी आपका जीरो ही होता है। तो जब जीरो रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को चिपकाएंगे नहीं तो एक साथ रहेंगे नहीं। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक साथ रह नहीं पाएंगे, मतलब जो आपका ऑक्सीजन वो पानी में रह नहीं पाएगा। लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा कैसे होता है वो देखिए, बट कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट होती है। वो देखिए कैसे अपोजिट होती है। ये कोई तालाब है, मान लीजिए ये कोई क्या है, एक पॉन्ड है, तालाब। अब देखिए पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये आपका क्या है, वाटर, पानी भरा हुआ है तालाब में। अब देखिए इसमें होता क्या है, मछलियां होती हैं। ये आपकी मछलियां हैं और छोटे छोटे अदर भी आपके एनिमल्स होते हैं, मछली या फिर मान लीजिए ये छोटे छोटे आपके क्या हो गए, एनिमल्स हो गए। इसमें तैरते रहते हैं, किसमें, वाटर में। क्या मछलियाँ बार बार ऊपर आती हैं, नहीं आती हैं। ये मछलियाँ बार बार सरफेस पे तो आती नहीं हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी के अंदर ही रहती हैं। और देखिए पानी में आपका क्या पाया जाता है, कुछ प्लांट भी पाए जाते हैं। तालाब है, तालाब के पानी के अंदर देखेंगे तो प्लांट भी होंगे, पौधे भी होंगे आपके। ये मान लीजिए पौधे हो गए, ये आपके पौधे भी हैं। अब सोचिए आप लोग, जब हम मछली को कंसीडर किए तो मछली क्या है, मछली फिश, ये क्या है, एनिमल है। और ये आपका क्या है, प्लांट है। जब एनिमल है तो एनिमल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। रेस्पायरेशन इसका मतलब श्वसन, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसको, एनिमल को। और प्लांट है तो इसको फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी किस गैस की पड़ती है, CO2 की पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है इसी के द्वारा जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन बनाते हैं प्लांट। अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। और अभी हम पीछे बताते हुए आए हैं कि ऑक्सीजन, CO2 ये सब क्या है, एक गैस है। ये भी क्या है, एक गैस है। और हम बताए हैं कि गैस का ना अपने मॉलिक्यूलों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही किसी अदर लिक्विड या सॉलिड के मॉलिक्यूल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो हमेशा आवारों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब घूमते रहते हैं तो इसमें रह नहीं पाते। तो बताइए ये फिश जिंदा कैसे होती, या फिर ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ अमाउंट में O2 आपका पानी में भी मिला रहता है, O2 आपका पानी में मिला रहता है। और कुछ मात्रा में जो CO2 है वो भी आपका पानी में रहता है। मतलब जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन मान लीजिए, ये भी आपकी कुछ मात्रा में पानी में रहेगा ही। वो भले से इसके साथ
पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ना हो लेकिन रहेगा। क्यों रहेगा उसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर रहता नहीं तो ये ना ही रिस्पायरेशन कर पाती मछलियाँ फिश, ना ही प्लांट्स जो आपके हैं वो फूड अपना बना पाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर गैसेस हैं, पानी में गैसेस घुली हुई हैं, डिजॉल्व हैं। तो देखिए आगे चलिए, देखिए ये आपका पॉन्ड है, फिर से वही बात ले लीजिए, तालाब। क्या बताएं कि अगर इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या लिए हैं, लिक्विड के फॉर्म में वाटर को हम लिक्विड मान लिए हैं। अभी बताएं कि इसमें कुछ मात्रा में O2 रहेगा, इसमें कुछ मात्रा में CO2 रहेगा, इसमें कुछ मात्रा में N2 रहेगा। मतलब जितनी भी गैसेस हैं वो कुछ कुछ मात्रा में पानी में डिजॉल्व रहेंगी। और डिजॉल्व क्यों होती वो देख लीजिए, ये आपका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का हो जाएगा। अगर ये पॉन्ड है, तालाब है, तो ये पूरा एरिया क्या है, एटमॉस्फेयर है। तालाब के ऊपर का जो एरिया वो पूरा एटमॉस्फेयर है। अब बताइए एटमॉस्फेयर है, उसमें चारों तरफ गैसेस हैं कि नहीं है। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, अपने चारों तरफ की इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। इन्वायरमेंट को हम एटमॉस्फेयर मान रहे हैं। एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट एक ही बात हो गई। इन्वायरमेंट है, उसमें क्या है, O2 है, CO2 है, N2 है और आर्गन गैसेस हैं। जितनी भी गैसेस हैं सब प्रेजेंट हैं, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। और सेम वही काम पानी के अंदर जब मछलियाँ जो है वो रेस्पायरेशन यानी श्वसन करती थी, सांस लेती थी, वो भी ऑक्सीजन लेती थी। मतलब पानी में भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कैसे होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए O2 एटमॉस्फेयर में है, CO2 एटमॉस्फेयर में है, N2 एटमॉस्फेयर में है। ये सब के सब क्या है, गैसेस हैं। जब गैसेस है तो ये अमारों की तरह घूमते रहेंगे। मतलब कभी इसमें आएंगे, मतलब पानी में आएंगे, फिर तो कभी पानी से बाहर निकल के जाएंगे। जब पानी में आएंगे तो पानी में भी डिजॉल्व होंगे, और एटमॉस्फेयर में बाहर निकल के जाएंगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर जो हवा वगैरह है उसमें भी आपके ये सभी गैसेस उपस्थित होंगी। तो समझ गए होंगे कि ये कैसे इसमें सॉल्युबल होता है। बाकी अभी हम थोड़ा सा आगे चल के इस बात को भी समझ लेंगे कि कितना % तक कहाँ तक सॉल्युबल होता है, या कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल होती है किसमें, पानी में। उसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। यहाँ पर आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये गैस है, ये पानी में भी आ सकता है। घूमते टहलते घुस गया पानी में, तो इसमें आने के बाद मान लीजिए O2 आया, इसके चारों तरफ क्या आ गए, पानी आ गया, इसमें घुल गया। CO2 भी इसमें घुल गया। अब मछलियाँ अपना रेस्पिरेशन कर ली, और जो प्लांट्स है वो अपने क्या कर लिए, फोटोसिंथेसिस कर लिए। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। प्लांट्स क्या कर लिए, फोटोसिंथेसिस कर लिए। अब देखिए एटमॉस्फेयर में आप लोगों को पता होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस होती हैं, उसमें अगर आप N2 को लें, नाइट्रोजन गैस को लें, तो ये कितना होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन गैस को ले, ये कितना होता है, 21% होता है। और आर्गन गैस को ले, ये कितना होता है, 1% होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ले, तो ये अप्रॉक्स कितना होता है, 0.04% के अप्रॉक्स होता है एटमॉस्फेयर में। जब एटमॉस्फेयर में है तो ये सभी के सभी गैसेस कहाँ पर भी हो सकती हैं, पानी में भी हो सकती है। क्यों हो सकती है वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये घूमते टहलते उसमें पहुँच ही जाएंगी, पानी में। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया होगा कि गैस जो लिक्विड में कैसे सॉल्युबल हो रही हैं। आगे चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर एंड प्रेशर एट solubility of liquid and solubility of effect of temperature and pressure at solubility of gas into liquid। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे किस पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड पे। ये देखिए पहला इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम अपनी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा कोई एक फ्लास्क है। फ्लास्क का मतलब समझ लीजिए कोई एक बर्तन है। चलिए हम दो बर्तन लेकर चलते हैं। हमारे पास दो बर्तन है, दोनों यही जो बर्तन ये वाला है वही सेम बर्तन ये भी है। इन दोनों का जो वॉल्यूम है फ्लास्क, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। देखने में इक्वल नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए कि इक्वल है। इस फ्लास्क का भी वॉल्यूम इक्वल है, इस फ्लास्क का भी वॉल्यूम इक्वल है। मान लीजिए वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम आपका 1 लीटर है। अब समझ गए होंगे। तो दोनों का फ्लास्क का वॉल्यूम इक्वल हो गया। अब इसमें हम क्या भर लिए? यहाँ तक हम भर लिए पानी यानी लिक्विड, और यहाँ पर लगा दिए एक पिस्टन। यहाँ पर लगा दिए एक पिस्टन। पिस्टन का मतलब समझ लीजिए, आप हवा भरने के लिए पंप मारते हैं, तो जब पंप मारते हैं तो उसमें नीचे की तरफ जब दाबते हैं आप, तो देखते होंगे जो पाइप लगी होती है उससे क्या निकलती है? एयर निकलती है, यानी हवा निकल के आप किस में जाती है? ट्यूब में जाती है। तो जब आप दबाते हैं तो उसमें एक क्या लगा रहता है, जो ऐसे पकड़ के आप जिस हैंडल को दबाते हैं उसमें एक पिस्टन लगा होता है। उसी पिस्टन को आप दबाते हैं तो ही सेम होता है कि इसको हम जब नीचे दबाएंगे तो ये पूरा इसके सरफेस से सटा हुआ होगा। जो फ्लास्क है इसके सरफेस से सटा हुआ होगा। ये नीचे की तरफ दबेगा, इसके बाहर से कोई भी चीज़ चाहे हवा ही हो वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इसमें एकदम सटा हुआ है। जैसे आप ऐसे पंप मारे, क्या हवा ऊपर की तरफ आई? नहीं, वो जब भी जाएगी नीचे जाएगी, नीचे से आप किधर चली जाएगी? पाइप की तरफ चली जाएगी। देखिए ऐसा ही होता है ना, ऐसा आपका होता है कुछ। यहाँ से एक आपकी पाइप निकली होती है, ये होता है साइकिल में जिसमें आप लगाते हैं हवा भरने के लिए, ट्यूब में लगाते हैं ना, ये उसका नोजल होता है। यहाँ से आपका कुछ इस हिसाब से ये हैंडल होता है जिसको आप पकड़ करके दबाते हैं। यहाँ पर वो पिस्टन लगा होता है, जब इसको दबाते हैं तो यहाँ से हवा निकल करके आपके ट्यूब में जाती है, ना कि हवा ऊपर आ पाती है। समझ गए होंगे पिस्टन का काम। अब देखिए पिस्टन लगा हुआ है। अब इतना आपका इतने दूर तक आपका क्या है? वाटर है। तो ये ऊपर वाली एरिया किस चीज़ से भरी हुई है? गैस से। ये आपकी एरिया गैस है। आप ही देख लीजिए, अगर पानी भरे हुए हैं किसी बर्तन में तो उसके ऊपर वाली एरिया तो हमेशा गैस ही भरी रहेगी। बर्तन में अगर आप भरे हुए हैं पानी तो जितना बचा हुआ एरिया वो गैस रहेगा। तो ऐसे इसमें भी जो बचा हुआ एरिया वो गैस ही होगा। तो अब देखिए होगा क्या? अभी हम बताए हैं ये गैस इसमें आती रहेगी और बाहर जाती रहेगी। गैस सभी अंदर आते रहेंगे, सॉल्युबल होते रहेंगे और फिर बाहर जाते रहेंगे। गैस अंदर आकर सॉल्युबल होंगे, बाहर होंगे। मतलब कि क्या हो रहा है? डिजॉल्व भी हो रहा है। गैस जो है वो आकर के डिजॉल्व हो रही है। फिर ये जब अंदर की तरफ आई तो डिजॉल्व हुई, और ये जो बाहर की तरफ हम एरो लगाए हैं वो क्या हुआ कि गैस जब बाहर की तरफ हो गई तो क्या हो गया? अनडिजॉल्व हो गया। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल गया? देखिए यहाँ पर इस वाले केस में हमें देखने को क्या मिल गया? वो देखिए कि गैस प्लस
वाटर, ये क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। कब, जब ये अंदर, ये गैस अंदर आकर के वाटर के साथ क्या हो जा रही है, डिजॉल्व हो जा रही है, मतलब डिजॉल्व जब हो रही है तो क्या बना दी, सॉल्यूशन बना दी। अब यही गैस बाहर भी निकल जाएगी, जब बाहर निकल रही है तब देखिए अनडिजॉल्व हो जाएगी, अनडिजॉल्व, मतलब समझ रहे हैं, गैस वाटर, गैस पानी में, गैस पानी में आई, मिली और सॉल्यूबल होकर डिजॉल्व होकर के क्या बना दी, सॉल्यूशन बना दी। अब क्या हुई, गैस बाहर निकल गई पानी से, अनडिजॉल्व होकर के क्या बना दी, गैस और वाटर अलग अलग हो गए। ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम चल रहा है कि एक बार गैस वाटर में मिलकर डिजॉल्व हो रहा है, एक बार अनडिजॉल्व होकर के गैस बाहर निकल रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये तो हो गया जब पिस्टन यहाँ था। अब हम क्या किए, इस पिस्टन के ऊपर ये बराबर में ही लीजिए, ये यहाँ कहीं पर आ रहा है ना, ये यहाँ कहीं पर, यहाँ तक क्या भरा हुआ है आपका, पानी भरा हुआ है। अब इस पिस्टन के ऊपर हम 2 ईंट रख दिए, मतलब पिस्टन को क्या कर दिए, दबा दिए। पिस्टन कहाँ आ गया, कहीं यहाँ आ गया। इसके ऊपर हम क्या रख दिए, 2 ईंट रख दिए। ईंट रख दिए तो पिस्टन दब जाएगा कि नहीं, दब जाएगा। वजन जब बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा, नीचे की तरफ दबेगा। अब जो गैसेस थी, ये गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा करके किस में चली जाएंगी, वाटर में चली जाएंगी, क्योंकि अब स्पेस कम बचाने, स्पेस कम बचा तो कम गैस मालिक्यूल, कम से कम गैस मालिक्यूल जो हैं वो आपके कहाँ रहेंगे, वाटर के ऊपर रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गैस मालिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, वो वाटर में आकर के सॉल्यूबल हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन में, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा गैस मालिक्यूल क्या किए, सॉल्यूशन में आकर के सॉल्यूबल हो गए। और कम से कम कहाँ है, जो आपका स्पेस बचा हुआ उसमें है। क्यों यहाँ पर कम बचे, क्योंकि जो यहाँ पर इतना स्पेस था, यहाँ घट करके इतना खाली स्पेस बचा, क्योंकि पिस्टन को हम दबा दिए। जब दबाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल आपका किस में चला गया, पानी में चला गया। तो एक चीज़ देख रहे हैं, जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कहाँ, पानी के ऊपर जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो उसके एरिया में जो गैस हैं, जो गैसेस हैं वो किस में चली जा रही, पानी के अंदर चली जा रही हैं। पानी के अंदर जा रही मतलब वो पानी के अंदर जा कर के डिजॉल्व हो जा रही हैं। इस बात को समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर आकर डिजॉल्व हो गई। अब इसी चीज़ को फिर आगे थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ पर आकर डिजॉल्व हो गई। डिजॉल्व होने के बाद यही वाली केस, इसी को हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये पिस्टन दबा हुआ है, ईंट इस पर रखे हुए हैं हम, पिस्टन दबा हुआ है, खाली स्पेस कम है आपका। तो अभी भी खाली स्पेस कुछ बचा हुआ है। जब खाली स्पेस बचा हुआ है तो इस समय भी ये क्रिया होती रहेगी। ये जो फंक्शन चल रहा था यहाँ पर कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल थे वो पानी के अंदर जा रहे थे, कुछ गैस मॉलिक्यूल पानी के बाहर आएंगे। तो कब तक आएंगे, जब तक कि फिर से ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो गैस है, गैस प्लस वाटर, ये आपका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपका रेट, इसको आप फॉरवर्ड रिएक्शन मान लीजिए, अब इसको आप बैकवर्ड रिएक्शन मान लीजिए। ये जो बी से डिनोट कर रहे हैं, इधर की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, ये इधर की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, ये जब दोनों बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम बन रहा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे ही दबाएं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ, अब ली चटर्जियर प्रिंसिपल लग गया। जैसे ही हम दबाए प्रेशर बढ़ाएं तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ, स्ट्रेस इधर ज़्यादा हुआ, तो क्या करेगा, क्या होगा, तुरंत ही जो सिस्टम होगा वो किधर की तरफ भागेगा, जिधर आपका प्रेशर कम हो, स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस कहाँ कम है, पानी के अंदर कम है, क्योंकि ऊपर तो प्रेशर बढ़ गया, नीचे प्रेशर कम है, पानी के अंदर घुस गया, पानी के अंदर घुस गया। और कब तक जाता रहेगा, जब तक कि आपका नया इक्विलिब्रियम फिर से ना बन जाए। नया इक्विलिब्रियम बनने का मतलब क्या है, फिर से जो आपका गैस वाटर में डिजॉल्व हो रहा था उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उसका रेट, गैस का वाटर में डिजॉल्व होने का रेट और सॉल्यूशन का फिर से गैस और वाटर में बदलने का रेट दोनों बराबर ना हो जाए तब तक ये क्रिया होती रहेगी। समझ गए कि नहीं। इतने सभी जितना बड़ा ये हम समझाए हैं, इसमें सिर्फ ये बताना चाहे हैं कि जो आपका गैस होता है, जो आपका गैस होता है वो लिक्विड में कब डिजॉल्व होता है और क्यों डिजॉल्व होता है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हैं, लिक्विड के ऊपर जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उस एरिया की जो गैस होती है वो किस में घुस जाती है, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर घुस जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यही है। सॉल्युबल का कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कब सॉल्युबल होगा, जब उसके ऊपर उस गैस का प्रेशर हो, उस गैस का प्रेशर उसके ऊपर हो, तभी वो किस में डिजॉल्व होगा, लिक्विड में डिजॉल्व होगा। समझ गए, ये बातें भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए। अब देखिए, हम जानते थे अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन की बात करें यानी डिजॉल्व होने की बात करें, तो सॉलिड के केस में क्या बताए हैं कि जो आपका IMF होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसका, सॉल्यूट का, वो किससे कम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से, तो आपका क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो होता है वो किसमें, किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। और सेम यही फंक्शन किसमें होता है, लिक्विड के भी केस में होता है। कोई भी लिक्विड किसी भी लिक्विड में कब डिजॉल्व होती है, जब यही काम होता है कि जो आपका IMF होता है सॉल्यूट का, वो किससे कम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल से कम हो जाए। लेकिन गैस के केस में ऐसी कोई बात नहीं है, गैस के केस में ऐसी कोई बात नहीं है। गैस के केस में कोई भी सॉल्यूट, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कब डिजॉल्व होगा, वो तब डिजॉल्व होगा जब आपका गैस के ऊपर हम क्या बढ़ाएं, गैस के ऊपर हम क्या बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें। समझ गए। डिसोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस कब डिजॉल्व होगी, जब हम गैस के ऊपर क्या बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, तभी वो क्या करेगी, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगी। जैसे देखिए ये है ना, ये लिक्विड है ना, लिक्विड है ना। अगर ये पूरा गैस का पार्टिकल, ये बड़े बड़े गैस के पार्टिकल हैं, ये कब इसमें ज़्यादा जाएंगे, जब हम इसके ऊपर क्या बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर दबाएं, मतलब इसको दबाएं, जब दबाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए, अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन, CO2 और N2 गैस जो होते हैं वो पानी में फिर जाती कैसे है। वो जाती इसलिए है क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है
देखिए हम बता क्या रहे तो वहां तक समझ गए। आते हैं डायरेक्ट हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड पे। ये कब डिजॉल्व होता है, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कब डिजॉल्व होती है, ये आप पूछ सकते हैं। कैसे फिर डिजॉल्व हुआ, जब उसके बीच IMF और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला कोई खेल ही नहीं है, तो डिजॉल्व कैसे हुआ। तो हम क्या बताएं, प्रेशर बढ़ाएं गैस के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएं, तो गैस क्या किया, लिक्विड के अंदर घुस गया और डिजॉल्व हो गया। तो अब आप कहेंगे कि पॉन्ड जो तालाब है उसमें गैसेस कैसे मिली हुई होती हैं, तब उसका रीजन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ लीजिए, ये आपका एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या, एटमॉस्फियर में क्या है, गैसेस हैं। गैस किसमें है, एटमॉस्फियर में गैसेस हैं। तो गैसेस का जो प्रेशर होता है, जो गैसेस का प्रेशर होता है वही आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। समझ गए होंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, पूरे एटमॉस्फियर में गैस है, तो गैस जब प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस प्रेजेंट है, इधर उधर भाग रही है, तो ये भागने की वजह से जो प्रेशर जनरेट करेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो जो आपका लिक्विड है, पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में जो गैसेस आपके प्रेजेंट हैं, O2 हुआ, CO2 हुआ, N2 हुआ, ये किसकी वजह से प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेजेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जो एटमॉस्फियर में उपस्थित, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फियर में उपस्थित O2 CO2 है, इसको क्या करता है, नीचे की तरफ दबा देता है। नीचे की तरफ जब दबाता है तो किस में आ जाता है, पानी में आ जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। अब देखिए दूसरी बात, देखिए दूसरी बात हम ये जान सकते हैं कि हम CO2 लिए और O2 लिए, इन दोनों में से किसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होगी, पानी में इन दोनों में से किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी जिसका प्रेशर एटमॉस्फियर में O2 और CO2 में से जिसका प्रेशर एटमॉस्फियर में क्या हो, ज़्यादा हो। मान लीजिए O2 का प्रेशर एटमॉस्फियर में ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि O2 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 21% होता है, और CO2 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 0.04% होता है। तो एटमॉस्फियर में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, O2 का ज़्यादा होगा। तो O2 का प्रेशर ज़्यादा है तो O2 ज़्यादा दबेगा, O2 जब ज़्यादा नीचे की तरफ दबेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पानी में आएगा। तो O2 जो आपका है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में आएगा, और जो CO2 है वो आपका कम पानी में आएगा। समझ गए होंगे। ज़्यादा मात्रा किसकी होगी पानी में, O2 की होगी, और कम किसकी होगी, CO2 की होगी। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि एटमॉस्फियर में जो आपका O2 है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, O2 ज़्यादा प्रेजेंट है, जो आपका प्रेशर होगा वो ज़्यादा किसका होगा, O2 का होगा, और जो CO2 है उसका प्रेशर कम होगा, तो CO2 आपका पानी में कम प्रेजेंट होगा। ये बात आप समझे। अब फिर आइए आगे आइए, अब देखिए मान लीजिए हम ये एटमॉस्फियर तैयार किए, एक एटमॉस्फियर तैयार किए, एटमॉस्फियर में हम N2 गैस लिए, O2 गैस लिए, CO2 गैस लिए, आर्गन गैस लिए, और भी कईयों गैस हैं, ये गैसेस ले लिए। इन सभी गैसेस को ले करके जब एक एटमॉस्फियर तैयार किए तो इन सभी गैसेस का जो प्रेशर बना, एक साथ पूरे का जो प्रेशर बना वो प्रेशर आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अब इसमें हम इन पूरे के प्रेशर को ना लेकर के इंडिविजुअल N2, O2, CO2 और आर्गन के प्रेशर को अगर हम लें
ये पूरा मिल करके तो प्रेशर जो जनरेट किया उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिए, लेकिन N2 O2 CO2 और आर्गन का जो अलग अलग से प्रेशर होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। N2 का अगर हम सिर्फ प्रेशर देखें कि पूरे एटमॉस्फियर में N2 कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। O2 पार्शियल का मतलब इन सब में से कितना आपका N2 का प्रेशर है। O2 का अलग से प्रेशर निकालेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। CO2 का ये भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। आर्गन का भी आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, अगर हम सबका अलग अलग प्रेशर देखने चले। और सबका एक साथ प्रेशर देखें, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर, ये सभी पार्शियल प्रेशर जो है वो मिल करके वो आपका क्या बना है, जो प्रेशर बना है वो आपका कौन सा प्रेशर बना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे चले, अब देखिए पूरी बातें आप लोग समझ लीजिए एक ही बार में। हम बता चुके कि क्या जो आपका डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्यूशन होता है वो इंक्रीज करता है, किसके साथ, इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ, विथ इंक्रीज इन प्रेशर। सीधा समझ लीजिए कि डिजोल्यूशन जो होता है आपका गैस का वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। समझ गए होंगे। तो जब डिजोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या फिर गैसेस इनटू लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अब इस प्रेशर में चाहे हम पिस्टन से प्रेशर क्रिएट करें, चाहे पिस्टन से प्रेशर क्रिएट करें, या फिर चाहे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर के चले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए यही प्रेशर के ही अब चलिए आगे चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख चुके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लीजिए। ये हम क्या लिए, लिक्विड लिए। लिक्विड के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, उसका कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चलिए यहाँ पर ले लीजिए, बड़े से ले लीजिए। ये हम क्या लिए, लिक्विड लिए। लिक्विड के ऊपर ये पूरा क्या फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर। इसका कोई प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो यहाँ जो गैसेस होंगी एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगी, प्रेशर की वजह से किस में आ जाएंगी, पानी में आ जाएंगी। मतलब डिजॉल्व है आपकी किस में, प्रेशर की वजह से पानी में डिजॉल्व है। अब देखिए बर्नर ले लीजिए। बर्नर आप लोग जानते होंगे, चूल्हा, गैस वाला जो चूल्हा होता है, उसी तरह से लैब में आपको छोटे छोटे मिलते हैं, पतले पतले बर्नर मिलते हैं, जिससे आप किसी भी फ्लास्क को हीट करते हैं। अब देखिए ये फ्लास्क हम जो लिए हैं इसको हीट पहुंचाना स्टार्ट किए। इसको हम क्या करना स्टार्ट किए, हीट करना स्टार्ट किए। हीट जब किए तो इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर मान लीजिए प्रेजेंट है, वाटर एज लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में आप क्या लिए, वाटर लिए। अब बताइए जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है,
वाटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर मतलब एक प्रकार की क्या है, गैस है। तो जब आप हीट पहुंचा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए जब आप गर्म करना स्टार्ट किए तो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। वेपर भी क्या है, गैस है। तो अब सोचिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ा। वाटर ही जब जो आपका लिक्विड था, जो आपका सॉल्वेंट था, ये वाटर ही आपका सॉल्वेंट है ना, जो आपका सॉल्वेंट है वही गैस में बदलने लगा। तो जो ये गैस है वो तो गैस पहले से ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब हम देखेंगे क्या होगा, ये रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। ये डिजॉल्व ना होकर के जो गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाने भागने लगेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, ऊपर की तरफ गैसेस जाने लगेंगे। और जो आपके पानी के मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, वो भी वेपर बन के, ये वेपर आपका है, ये भी आपका वेपर होकर के बन के किसमें, एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। ये आपका जो गैसेस है वो तो बाहर निकल ही रहे हैं। मतलब इन दोनों प्रोसेस को जब ये बाहर निकलने लगा, पानी से बाहर निकलने लगा, जब तक पानी में गैस डिजॉल्व थी तब तक तो उसको हम डिजोल्यूशन बोले। जब पानी से बाहर निकलने लगा तो ये क्या करने लगा, जो आपका डिजोल्यूशन है उसको क्या किया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। हीट बढ़ाने पे डिजोल्यूशन कम होने लगा। इस बात को समझ गए होंगे, हीट बढ़ाने पे डिजोल्यूशन आपका कम होने लगा, क्योंकि जो आपके डिजॉल्व गैसेस थे वो तो निकल ही रहे हैं, साथ साथ जो आपका वाटर था वो भी वेपर बन के बाहर निकलने लगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ गए। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात करने चले सॉलिड पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बात करने चले गैस पे। गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इन दोनों पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने चले तो जब हम ये पानी ले लिए, इसमें आप क्या मिला दिए, छोटे छोटे पार्टिकल मिला दिए, किसके, शुगर के, चीनी के, और ये वाटर, इसको आप गर्म किए बर्नर की सहायता से, इसको आप गर्म करना स्टार्ट किए। जब गर्म करना स्टार्ट किए तो क्या हो गया, पिछले वीडियो में बताए थे कि बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, घुलना ज़्यादा तेज़ी के साथ घुलने लगेगा। ज़्यादा तेज़ी के साथ घुलने लगेगा मतलब जब हम हीट और टेम्परेचर इंक्रीज किए तो क्या हुआ, आपका घुलना स्टार्ट हुआ, मतलब डिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ। तो आपका क्या हुआ, डिजोल्यूशन इंक्रीज हो गया। समझ गए। तो अब बताइए, जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं, तो वो क्या होता है, आपका हीट दे रहे हैं मतलब हीट अंदर की तरफ जा रही है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस डिजोल्यूशन को बढ़ाता है, किसकी, सॉलिड की लिक्विड में। लेकिन गैस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। गैस लिए, इसमें छोटे छोटे गैस है, इसको हीट देना स्टार्ट किए, ये बर्नर से हीट दे रहे हैं तो ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गई गैसेस। मतलब जब हीट दिए तो क्या हुआ, डिजोल्यूशन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। मतलब हीट दे रहे हैं तो हीट अंदर की तरफ जा रही, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस आपका क्या कर दिया, डिजोल्यूशन को डिक्रीज कर दिया। मतलब कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी थी पानी के अंदर, जो गैस सॉल्युबल थे पानी के अंदर, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। इंडोथर्मिक प्रोसेस, जब हम हीट बढ़ाएं तो उसी को इंडोथर्मिक प्रोसेस बोले। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा ले लीजिए, जब इंडोथर्मिक प्रोसेस से गैस जो है वो उसका डिजोल्यूशन कम हो रहा है, तो अगर हम इसका उल्टा ले लें कि पानी है, पानी में गैस प्रेजेंट है,
गैस प्रेजेंट है, ठंडा होना स्टार्ट हो गया। जब ठंडा हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो वेपर थे एटमॉस्फेयर में, जो वेपर थे पानी के, वो किस में आना स्टार्ट हो गए, पानी में आना स्टार्ट हो गए। तो जो गैसेस थी वो भी कहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी, पानी में स्टार्ट हो जाएंगी। कब, जब हम ठंडा कर रहे हैं। जब ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करने का क्या मतलब होता है, ठंडा करने का देखिए ये मतलब होता है कोई पानी ठंडा हो रहा है, अगर गर्म पानी ठंडा हो रहा है, गिलास में पानी ले लिए, गर्म है ये गर्म है, हॉट है, जो भी बोल लीजिए आप, गर्म बोल लीजिए, हॉट बोल लीजिए। तो इसमें से जो आपकी हीट है वो बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। हीट जब किसी भी सिस्टम से, किसी पानी या किसी सिस्टम से बाहर निकल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एक्जोथर्मिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक बोलते हैं। मतलब जब हीट बाहर निकलेगी तो ये पानी ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा, वाष्प जो थी एटमॉस्फेयर में वो अंदर की तरफ आएगी, जो गैस है वो भी आपके अंदर की तरफ आएंगे। मतलब क्या बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, डिसोल्यूशन इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी या फिर डिसोल्यूशन आपका इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब पानी ठंडा होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, गैस के केसेस में, गैस के केसेस में हम लिख सकते हैं कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। आशा करते हैं कि ये जितना भी आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ाए हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आज आप लोग जान गए होंगे कि कोई भी गैस पानी में सॉल्युबल ही क्यों होती है, उसका भी रीज़न आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी आप लोग क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाएं। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, या मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई कमेंट के ज़रिए आपको दे देंगे। धन्यवाद।